हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग पॉलिटी में हम लोग 10-12 टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं और कल से इंडिया ईयर 2020 मतलब क्या, भारत सरकार के द्वारा जो एक पुस्तक निकाली जाती है भारत 2020, भारत 2019, जिस वर्ष वह बुक निकलता है उस वर्ष के नाम पर उस किताब का नाम रखा जाता है और उस वर्ष से संबंधित सारी घटनाएं एक ही किताब में, राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक सारी बातें उस पुस्तक में दी रहती है जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। उस बुक का कल हम लोगों ने इंट्रो क्लास देखा था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोग सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को देखने से पहले हम यह देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब? तो 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 मई 1960, 1 मई 1960 एम और जी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य जो है वह भारतीय संविधान का अनुसूची 5 के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अनुसूची 5 के तहत गुजरात व महाराष्ट्र राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। अब हम लोग देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। अब बात रहा कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया उसमें कुल कितने देश को शामिल किया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कुल 180 देश को शामिल किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कुल 180 देश को शामिल किया गया। इस 180 देश में मेरा प्यारा भारत का स्थान रहा 142। मतलब क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा 142। अब फिर यहां से प्रश्न आएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश का रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किस देश का रहा? तो पहला स्थान नॉर्वे का रहा। दूसरा स्थान फिनलैंड,
और तीसरा स्थान डेनमार्क। तीसरा स्थान डेनमार्क। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा स्थान डेनमार्क। अब बात रही कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन मतलब क्या, नॉर्वे की राजधानी कहाँ, तो ओस्लो, भारत की राजधानी कहाँ, तो नई दिल्ली, फिनलैंड की राजधानी कहाँ, तो हेलसिंकी और डेनमार्क की राजधानी कहाँ, तो कोपेनहेगन। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे किस महाद्वीप में स्थित है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बात रही कि नॉर्वे किस महाद्वीप में स्थित है, तो नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर संगठन है। मतलब क्या, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ स्थित है, तो पेरिस। पेरिस से प्रश्न बनेगा, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय तो यह पेरिस में है। और पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। और 180वां स्थान मतलब क्या, सबसे अंतिम स्थान किस देश का रहा, तो सबसे अंतिम स्थान उत्तर कोरिया। सबसे अंतिम स्थान किस देश का रहा, तो सबसे अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का रहा। किस सूची में, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करता है। उत्तर कोरिया में राजतंत्र है। उत्तर कोरिया में क्या है, तो राजतंत्र है। और उत्तर कोरिया और चीन के बीच, उत्तर कोरिया और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है या कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है, तो उत्तर कोरिया और चीन के बीच अमनोक नदी और तुमेन नदी। अमनोक नदी और तुमेन नदी उत्तर कोरिया और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मतलब क्या, उत्तर कोरिया और चीन के बीच कौन सी नदी बहती है सीमा पर, बॉर्डर पर, तो अमनोक और तुमेन नदी। यही तुमेन नदी जो उत्तर कोरिया की है, यही तुमेन नदी का कुछ हिस्सा कहाँ, तो रूस और उत्तर कोरिया के बीच बहती है। यही तुमेन नदी जो उत्तर कोरिया की नदी, इसी नदी का कुछ भाग रूस में भी बहती है। मतलब क्या, रूस के सीमा पर, तो उत्तर कोरिया और रूस के सीमा पर कौन सी नदी, तो तुमेन नदी उत्तर कोरिया और चीन को कौन अलग करती है, तो अमनोक नदी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे को कंट्री ऑफ
मिडनाइट भी कहा जाता है। नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट भी कहा जाता है। रीजन क्या है? नॉर्वे उत्तर में आर्कटिक के अंदर बसा हुआ एक देश है। कहने का क्या मतलब है, नॉर्वे में कुछ एक ऐसा समय आता है जब रात में 12 बजे सूर्य चमकने लगता है, और नॉर्वे का कुछ हिस्सा, मतलब क्या, सबसे उत्तरी हिस्सा में लगभग 1 महीना तक लगातार रातें रहती है और कुछ दिनों तक लगातार वहां दिन रहती है। तो नॉर्वे को मिडनाइट, मतलब कि कंट्री ऑफ मिडनाइट या कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। किसे? तो नॉर्वे को। उत्तर कोरिया के पार्लियामेंट का नाम स्टोर्टिंग है। उत्तर कोरिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो स्टोर्टिंग है। तो हम लोगों ने देखा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। यहाँ से प्रश्न आपसे किसी भी तरह से वह पूछ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वह एक किस प्रकार का संगठन है? तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू देगा वो ज्योग्राफी का। पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फिर वह पूछेगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कुल कितने देशों को शामिल किया गया? तो कुल 180 देशों को शामिल किया गया। उस 180 देश में प्यारा भारत का स्थान कौन सा था? तो प्यारा भारत का स्थान 142 था। 180 देश की सूचकांक में पहला रैंक किसका था? यह सबसे अधिक पूछा जाता है, तो नॉर्वे का। और सबसे अंतिम रैंक किसका था? उत्तर कोरिया का। प्रमुख रूप से इन बातों को आपको याद रखना है। दूसरा करंट हम लोग देखेंगे 29 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता 29 अप्रैल। तो सबसे पहले तो यहाँ से डेट के संबंध में पूछा जाता है कि कब? तो 29 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। क्या हो गया इनका? तो 29 अप्रैल को इनका निधन हो गया। तो यहाँ पर से प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि इरफान खान का जन्म स्थल, मतलब क्या इरफान खान का जन्म कब हुआ था? तो इरफान खान का जन्म 1967 में जयपुर में, जयपुर कहाँ? तो राजस्थान में हुआ था। इरफान खान का निधन कब हुआ? तो 29 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट बात वो पूछ सकता है आपसे कि इरफान खान का अंतिम फिल्म कौन सा था बॉलीवुड? तो इंग्लिश मीडियम। इरफान खान को पान सिंह तोमर फिल्म के लिए बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। किन्हें? इरफान खान को। फिर यहाँ से प्रश्न बना इरफान खान को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो इरफान खान को पद्मश्री अवार्ड 2011 में दिया गया था। फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा इरफान खान का मृत्यु या इरफान खान की मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? इरफान खान का जन्म हम लोगों ने देखा, निधन देखा, दिनांक, पद्मश्री कब दिया गया, उनका अंतिम फिल्म कौन था? इंग्लिश मीडियम। और उनका पॉपुलर फिल्म था, पीकू भी था उनका। और पान सिंह तोमर जो सबसे चर्चित फिल्म था, जिसके कारण उन्हें अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पर इरफान खान की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो न्यूरोक्राइनिन कैंसर, मतलब क्या? न्यूरोक्राइनिन एक बीमारी होता है, उस कैंसर के कारण उनका या उनकी मृत्यु हो गई। कब? तो 29 अप्रैल 2020 को। इनका तो इरफान खान का। यह क्या थे? तो यह एक बॉलीवुड अभिनेता थे, लेकिन ये हॉलीवुड फिल्म भी कर चुके हैं।
जयपुर जहाँ इनका जन्म हुआ था, उस जयपुर से आप यह याद रखेंगे हवा महल। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं आगे। 30 अप्रैल 2020 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता व फिल्म निर्माता व निर्देशक ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। ऋषि कपूर निधन। 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता फिल्म निर्माता व निर्देशक ऋषि कपूर का निधन हो गया। कब? तो 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर को या ऋषि कपूर जी को 1974 में बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेता के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। किसे? तो ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। किन्हें? तो ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर जी का फिल्म दीवाना, अग्निपथ, ये इनका फिल्म महत्वपूर्ण फिल्म है। बहुत सारे फिल्म में इन्होंने अभिनेता के रूप में लीड रोल में काम किया और कुछ फिल्मों में इन्होंने विलेन का भी रोल का अदा किया है। तो कब इनकी मृत्यु हुई? तो 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बॉबी फिल्म के लिए 1974 में दिया गया था। और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया? तो 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया। अब अप्रैल माह से आप देख लीजिए 1-2 दिवस जो प्रमुख दिवस जो पूछा जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। 7, 10, 17 मतलब क्या? 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब? तो 17 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO बोलते हैं, 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो टेड्रोस एधनोम। WHO के द्वारा ही कोरोना का नाम कोविड-19 दिया गया। क्यों? क्योंकि यह 2019 दिसंबर में आया था, इसलिए 19 का मतलब क्या? 2019 का यह बीमारी है। तो WHO का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एधनोम। अप्रैल माह से हम लोग यह समझ सकते हैं। अठारह अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। कब? तो 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किसान रथ ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से यह बनेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का संसदीय क्षेत्र है मुरैना। कौन सा? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मुरैना कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा
किसानों के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो संसदीय क्षेत्र मुरैना ग्वालियर। अब यहाँ से फिर प्रश्न बनेगा कि जो किसान रथ ऐप जो लॉन्च किया गया है वह कुल कितने भाषा में लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ ऐप कुल 8 भाषा में लॉन्च किया गया है। किसान रथ ऐप जो है वह कुल कितने भाषाओं में? तो वह कुल 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए है। अब फिर एक प्रश्न आएगा कि इसका टैग लाइन क्या है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसान रथ ऐप। अब यहाँ से प्रश्न होना इसका टैग लाइन क्या है? तो किसान का अपना वाहन, किसान का अपना वाहन। किसान रथ ऐप का टैगलाइन क्या है? तो किसान का अपना वाहन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय विकास मंत्री हैं और यह ग्वालियर से हैं। ग्वालियर में किस संसदीय क्षेत्र से? तो यह मुरैना क्षेत्र से हैं। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। और खजुराहो का मंदिर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश, जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो मानव संसाधन मंत्री हैं हमारे भारत के, केंद्रीय मंत्री हैं कौन? तो रमेश निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा 12 अप्रैल को एक युक्ति नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। अब यहां से सबसे पहला और सबसे प्यारा सा प्रश्न बनेगा कि रमेश पोखरियाल निशंक किस विभाग के मंत्री हैं? तो वह है मानव संसाधन मंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक का संसदीय क्षेत्र जब पूछे आपसे तो हरिद्वार मतलब क्या? उत्तराखंड। हरिद्वार मतलब उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड राज्य का स्थापना हुआ। जिस प्रकार से बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किसका स्थापना हुआ? तो झारखंड का स्थापना हुआ। उसी प्रकार उत्तराखंड का स्थापना हुआ। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से रमेश पोखरियाल निशंक जी क्या हैं? सांसद हैं। और युक्ति वेब पोर्टल का लॉन्च मानव संसाधन मंत्रालय कब किया? 12 अप्रैल 2020। अब रहा युक्ति का पूरा नाम। तो युक्ति का पूरा नाम यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड युक्ति का पूरा नाम यंग इंडिया कम्बैटिंग यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड with Young India
combating COVID with knowledge, technology, and innovation. मतलब क्या यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या है? तो युक्ति का पूरा नाम है। युक्ति वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक। कब लॉन्च किया? 12 अप्रैल 2020 को। रमेश पोखरियाल निशंक जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो उनका संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट 5T किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T जो योजना है वह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया या किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 5T 7 अप्रैल 2020 ईस्वी को 7 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा 5T प्रारंभ किया गया। कब? तो 7 अप्रैल 2020 को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? प्रतिनिधि बोला जाता है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं कौन? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 ईस्वी में, और दिल्ली दरबार की घोषणा हुई 1911 में ही यह बोला गया कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली बनाया जाएगा। दिल्ली दरबार अंग्रेज जॉर्ज पंचम आए थे और अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत, और उसी दरबार में यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी अब पूर्वी छोर पर ना होकर भारत की राजधानी मध्य में होगी, मतलब उत्तर में होगी, मतलब क्या? दिल्ली में होगी। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में बनाने की घोषणा कब की गई? 1911 में। किसमें? तो दिल्ली दरबार में। दिल्ली में कुल 70 VS मतलब क्या? दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है। दिल्ली में 7 LS 7 लोकसभा सीट है। दिल्ली में कुल 3 RS, दिल्ली में कुल 3 राज्यसभा सीट है। दिल्ली विधानसभा सीट कितना है? 70, लोकसभा सीट 7 और राज्यसभा सीट कितना दिल्ली में? तो 3। इंडिया गेट दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस लंदन में है। इंडिया हाउस कहाँ? लंदन में है। भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में है। इंडिया गेट नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया हाउस लंदन, और भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। कंफ्यूज नहीं करना है। गेटवे ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मतलब क्या? मुंबई। लंदन जो स्थित है यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई
किस द्वीप पर? तो साल सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। अब यहां पर रहा 5T, मतलब क्या? 5T का मतलब क्या होता है और 5T किस लिए बनाया गया? तो 5T का मतलब कंफ्यूज नहीं करना, टी मतलब चाय, यहाँ चाय के लिए नहीं बनाया गया है। 5T कोविड-19 के लिए बनाया गया है। तो 5T का मतलब क्या होता है? तो पहला मतलब होता है 5T से टेस्टिंग, टेस्टिंग, 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, सेकेंड टी का मतलब ट्रेसिंग, थर्ड टी का मतलब ट्रैकिंग, फोर्थ टी का मतलब टीम वर्क और 5T का मतलब क्या? ट्रीटमेंट। क्या होगा? टेस्टिंग मतलब परीक्षण, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क एंड ट्रीटमेंट, 5T का फुल फॉर्म। तो आपसे कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है कि 5T में पहला टी का क्या मतलब है? तो पहला टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरा टी का मतलब ट्रेसिंग। नेक्स्ट, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा मनाया जाता है। और विश्व इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना किसका? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना 1966। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना 1966 में। इसके द्वारा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। अब रहा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष कौन हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष हैं अल्टा सुट्टे। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की स्थापना 1966 और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष अल्टा सुट्टे। अब हम लोग 1966 से आप एक प्रश्न जोड़ सकते हैं। अपने प्यारा भारत 1966 में जब पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब भारत की पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि लोकसभा। हमें यह भी याद रखना है। कब? तो 1966 में। और 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन भी हो गया।
लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट और इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोला जाता है। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न 1971 में दिया गया था। वुहान डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? वुहान डायरी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो चीनी राइटर फांग इस डायरी के लेखक हैं। किस डायरी के? तो वुहान डायरी के। कौन? तो फांग कहाँ के लेखक हैं? यह चीनी लेखक हैं। आप सबको पता होगा कोरोना वायरस कोविड-19 का जन्म चीन के इसी वुहान नामक शहर से हुआ है। किसका? तो कोविड-19 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को, जबकि विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स नामक जो बीमारी है यह किससे होता है? तो एड्स नामक बीमारी विषाणु से होता है। एड्स नामक बीमारी किससे होता है? तो विषाणु से होता है। गलसोथ नामक बीमारी भी किससे होता है? गलसोथ मतलब क्या? विषाणु होने वाले कुछ बीमारी का नाम हम बताते हैं आपको। गलसोथ नामक बीमारी एड्स, चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, हैजा, खसरा, रेबीज मतलब क्या? विषाणु से होने वाली बीमारी हम लोग देखें क्या? इन्फ्लुएंजा, गलसोथ, एड्स, चेचक, छोटी माता, हैजा, खसरा, रेबीज। ये सारा बीमारी किससे होता है? तो ये सभी बीमारी विषाणु जनित रोग हैं यह सब। तो हमने यह देखा कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जबकि एड्स वैक्सीन दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में एड्स का वैक्सीन सबसे पहले अमेरिका के द्वारा बनाया गया, लगभग 1997-98 में बनाया गया था। तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है? एड्स से। रेबीज एड्स से। गलसोथ नामक बीमारी किससे होता है? तो विषाणु से। विषाणु से गलसोथ, हैजा, छोटी माता, चेचक, खसरा, रेबीज ये सब किससे होता है? तो ये सभी की सभी बीमारी विषाणु जनित रोग हैं। किस सुरक्षा बल ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस
सुरक्षा बल ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए 3 वर्षों के लिए सेना में भर्ती निकाला है? किस सुरक्षा बल ने? तो भारतीय सेना ने। भारतीय सेना। किस सुरक्षा बल ने बेरोजगारी को कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए बेरोजगारी को दूर करने के लिए 3 वर्षों के लिए भारतीय सेना में बहाली निकाला गया है? तो वो है कौन? तो भारतीय सेना के द्वारा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली। और इनके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो किस सुरक्षा बल के द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए बेरोजगारी को दूर करने के लिए 3 वर्षों के लिए इस भारतीय सेना में नवयुवकों को शामिल होने का अवसर प्रदान किया? तो भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी इसके अध्यक्ष हैं। तो आज हम लोगों ने लगभग 8 से 10 करंट को देखा और हम उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम लोग लगातार करंट को भी हम लेकर आप लोगों के सामने आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी नज़दीक में 2-3 महीना तक ना ही कोई एग्ज़ाम होने वाला है और ना ही स्कूल या कोई भी कोचिंग खुलने वाला है। तो अब माइंड में यह सेटअप नहीं कर लेना है कि एग्ज़ाम जब नहीं है तो हमें पढ़ना नहीं। आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा जैसे ही वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम का डेट आएगा और आप उस डेट पर फॉर्म को फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इस कारण से खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।